कैबिनेट चेंज कर देते हैं, चीफ मिनिस्टर का चेहरा चेंज कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, अब हिमाचल में चुनाव को 2 साल रह गए हैं, यहाँ पे भी होना चाहिए कि आई एम अ पार्टी मैन? उसमें अब ट्रोल भी बहुत हो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई हम नौकरी पक्की देंगे। साथियों, आपसे हमारा वायदा है 5 लाख नौकरियां, 5 लाख नौकरियां हम देंगे आपको। उसी कैबिनेट में वन मित्र, पशु मित्र, शिक्षा मित्र, इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सरकार में जो भी फैसले हो रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ। काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री के कंधे पे बंदूक रख के फायर करें, ऐसा नहीं होगा। अभी सुक्खू जी के साथ संबंधों को लेकर मीडिया में कई बातें चलती रहती हैं, बीजेपी वाले भी कई क्वेश्चंस उठाते हैं। तो बेसिकली एक्चुअल पोजीशन है कि आप दोनों की पोजीशन में, जब आप नंबर 2 की पोजीशन पे होते हैं तो बहुत लोगों की दुकान इसी में चली रहती है कि नंबर 2 के बारे में कोई बात करो, अपना काम कराओ। तो क्रेडिबिलिटी हमारी भी स्टेक पे है। आई एम ए फाइटर। साजिशों से मुकेश अग्निहोत्री का कद कोई छोटा कर नहीं सकता। तो कभी दुख भी होता था आपको कि आस्था जी को आप केवल टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि जब फॉरेन में उनकी डिग्री मिलनी थी तब भी आप चाह के भी नहीं जा पाए थे? इस बात का भी रिग्रेट है कि मैं उस दिन कैबिनेट मीटिंग में था जिस दिन उनकी डेथ हुई, सुबह ही मैं गया था। तो वो मेरे साथ चलना चाह रही थी, बोला भी उन्होंने कि अच्छा, साथ चलते हुए। जीवन का एक बहुत बड़ा सदमा है। आपकी दोनों की लव मैरिज थी। एक मंच से कहा कि अब मैं वेला हो गया हूँ, तो ये किसको संदेश था कि अब मैं वेला हो गया? तो मैंने अभी कंडक्टर भर्ती की है HRTC में, और 357 रेगुलर कंडक्टर लगाए 58 साल वाले। कांग्रेस की सरकार बनेगी, नौकरी मिलेगी तो पक्की मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी। कह सकता हूँ कि हमने जयराम जी से या बीजेपी से कोई भी समझौता नहीं किया। ये हाईकमान का प्रेरोगेटिव है किसको मुख्यमंत्री बनाना है। हमें सुक्खू जी को कमान दी तो हमें ये कहा गया कि आप को डिप्टी CM बनना है। उनके फैसले को जैसा उन्होंने हाईकमान ने कहा उसको कबूल किया। उसके बाद कुछ भी अपनी इच्छा नहीं जताई कि मैंने फाइट किया है। सरकार नहीं बन रही थी कांग्रेस की 2022 में, आपने इतना 5 साल मेहनत की और मेरा तो बनता है। तो मालूम है कि जब भाजपा ने सरकार तोड़ने का प्रयास किया जी, और उसमें मेरी वाइफ की डेथ हुई थी, मैंने उसके बावजूद आके अपना वोट डाला और पार्टी। क्या ये सच है सर कि कुछ महीने पहले जब आप दिल्ली में थे और आपको कोई फैसला पसंद नहीं आ रहा था हाईकमान का, और आपने वहाँ जाके कहा कि मैं मंदिर भी जाता हूँ तो मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता? बिल्कुल, जो मेरे पास था वो भगवान ने छीन लिया। जी, जब भगवान नहीं मुझे कुछ दे सकता है, जब भगवान नहीं मुझे कुछ दे सकता तो इंसान क्या देगा? तो रिज़ाइन की भी ऐसी कोई बात आई थी कि ये मैं अगर ज़रूरत है मैं रिज़ाइन भी दे दूँ, ऐसा भी कुछ हाईकमान में हुआ था? मेरी कैपेसिटी का पता, मेरी कैपेबिलिटी का पता है। उन्होंने मेरे को लीडर ऑफ अपोजिशन देखा है, तो वायदे किए मैंने, एज ए पार्टी लीडर किए मैंने, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते वायदे किए, और वायदे वो पार्टी के वायदे हैं, वो सिर्फ मेरे वायदे नहीं है। हमें सब याद है, ऐसा नहीं कि हमारी याददाश्त चली गई है। ये मेरी किताब आएगी 2028 में, राजनीति के 25 साल। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी ना देखते तो मैं डिप्टी CM ना बनता, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था, और वो शायद सच भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये एक बार जीत गया फिर इसको हराना मुश्किल हो गया। इनको कभी हम सोच भी नहीं सकते। जैसे सुधीर का जाना कभी हम नहीं सोच सकते थे, या लखनपाल जी का जाना, या रवि का जाना, या हमको सोच नहीं सकते थे कि ये लोग जाएंगे। मोदी जी पे मैंने बहुत खबरें की हैं। आज हमारे साथ वो नेता मौजूद हैं जिन्होंने वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की डूबती हुई नैया को अपने दम पर भंवर से बाहर निकाला था। जी हाँ, आज हमारे साथ मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार में डिप्टी CM हैं और बहुत संघर्ष से ये आगे बढ़े हैं। हरोली विधानसभा जो है, इन्होंने उसको अपनी प्रेमिका की तरह पाला और उसको प्यार किया और उसको हिमाचल की नंबर 1 कंस्टिट्यूंसी बनाया। तो चलिए खूबसूरत बातों के सफर पर निकलते हैं आज के हमारे मेहमान मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने एक बहुत बड़ा फर्ज निभाया है और बेटी की शादी की है, और ये शादी हिमाचल की एक ऐसी शादी थी जिसमें पूरा संत समाज आया, ऑफिसर्स आए, राजनेता आए, मतलब हर कोई वर्ग आया इसमें। पहले तो मैं न्यूज़ नगार के दफ्तर में आज पहली दफ़ा आया हूँ, और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और बहुत विजनरी सोच के साथ आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं,
और एक पहल आपने की है, एक इनोवेटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं आपको। और मैं आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने समय दिया, और जो सवाल भी आप पूछेंगे पूरी बेबाकी से हम उनका जवाब देंगे, क्योंकि हमारा जीवन एक खुली किताब है, जी कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। जी और जो हमें बोलना है वो हम डंके की चोट पे बोलते हैं, जो जी। अपना पक्ष होता है हम्म, वो हम सार्वजनिक तौर पे रखने से गुरेज नहीं करते। जी तो इसलिए जो भी आपके मन में है, ये धड़क आप बेधड़क आप पूछ सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न यही था कि जो बेटी की शादी हुई आस्था जी की, और ये हिमाचल की बहुत बड़ी शादी थी, और इसमें संत समाज पूरा आया, इसमें ऑफिस आए, इसमें राजनेता आए, हर वर्ग के लोग आए, गरीब अमीर सब आपने बुलाए। तो ये पिता के लिए कैसा पल था ये? ये देखिए, जब हम राजनीति के जो लोग हैं तो हमारे पास परिवार के लिए समय नहीं होता। जी और जब एक दफ़ा जनता के लिए जुड़ गए जी तो हर पल जनता को ही समर्पित हो जाता है। कुछ हमारे मामले में भी ऐसा ही रहा कि पिछले लगभग 25 साल से अब मैं विधायक चल रहा हूँ, पाँच जी पाँच 5th टर्म का एमएलए हूँ जी लगातार। जी। तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है हिमाचल में। तो वो भी जब मैं दूसरी फील्ड से आया, जी और उस समय ये कहा जाता था कि वन टाइमर होंगे जी और निकल जाएंगे। लेकिन अंडर एस्टिमेट किया था तब तो। तो लेकिन हम राजनीति के पिच पे कायम रहे। जी और खास तौर पे मेरी पत्नी के डेथ के बाद मेरी जिम्मेवारियां परिवार के बहुत बड़ा प्रति, सेटबैक था आपके लिए वो। तो अ, वो बेटी का को देखना जी वो मेरी जिम्मेवारी थी। जी तो इसलिए जो उसकी शादी हुई, जी तो जो उसकी मदर की सोच थी शादी के प्रति, जब भी वो बात किया करते थे कि मुझे आस्था की शादी में ये करना है, जी वो करना है, जो भी उसकी सोच थी, तो मैंने ट्रांसलेट करने की जो संभव मेरी कोशिश थी जी वो की। जी और ओवर द इयर्स अब इतना बड़ा सोशल सर्कल है, लोगों से इतने बड़े रिश्ते हैं जी कि समाज के हर तबके ने उस शादी को घर की तरह अटेंड किया। संत समाज के लोग आए, डेरा ब्यास से गुरुजी आए, वो कहीं जाते नहीं। व्यास से गुरुजी ने आके, मुझे लगता कि पहली शादी थी जिसमें वो गए हैं, पहले कभी गए ही नहीं। हिमाचल में तो शायद पहली ही होगी, और आस्था को उनका आशीर्वाद मिला, दूसरे संतों का आशीर्वाद मिला। जी और उसके बाद दोनों दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब राजनेता आए, बीजेपी के बहुत लीडर्स आए, कांग्रेस के, दिल्ली से। मंत्रिमंडल के सब लोग आए, एमएलए आए, भाजपा के शीर्ष नेता सब लोग आए, एमपीज आए, जी और उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स आए। ब्यूरोक्रेट तो सिर्फ हिमाचल हाँ। ही नहीं, दूसरे राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स दूसरे भी आए। राज्यों के भी आए, दूसरे राज्यों के राजनेता भी आए, और फिर यूडीसी से लोगों ने ये बहुत बड़ी बात है, जुडिशरी से बहुत लोग आए। लोगों ने आस्था को आशीर्वाद दिया। तो ये एक जो पूरे जीवन का कमाई होती है आदमी की, जी कि जो संबंध बनाए होते हैं, उसके चलते मैं समझता हूँ कि वो बच्चों को आशीर्वाद मिला, और उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो मेरे से यथासंभव था वो मैंने किया, क्योंकि मेरे भी परिवार में ये लगभग अंतिम ही कार्यक्रम था। जी और इसलिए आप सब लोग आए, आपका आभार। हार्ट टचिंग वेडिंग थी ये काफ़ी, क्योंकि जो इनविटेशन कार्ड्स भी गए थे वो एक तरह से हार्ट टचिंग थे, और
रिसेप्शन पे भी आप बिल्कुल खुद खड़े होके लोगों को गुलदस्ता दे रहे थे, उनका वेलकम कर रहे थे। नहीं, जब किसी को बुलाया है उसको महसूस भी होना चाहिए कि मुझे बुलाया गया है, अदब से बुलाया गया है और गर्मजोशी से मेरा स्वागत हो रहा है। तो इसलिए मैं उन सब का आभारी हूँ। जो लोग आए, लोग समझते थे कि ये एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम होगा, वैसा नहीं है। ये एक सोशल कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम था मेरे परिवार का। तो इसमें सबको सादर आमंत्रण देना मेरा काम था। तो कभी दुख भी होता था आपको क्योंकि आस्था जी को आप केवल टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि जब फॉरेन में उनकी डिग्री मिलनी थी तब भी आप चाह के भी नहीं जा पाए थे? नहीं, देखिए, हमारी ये कमी तो रही है कि हम परिवार को समय नहीं दे पाए। जी। और ये शिकायत हमारे हमारे रहती भी रही है, क्योंकि राजनीति में इतनी मसरूफियत रही। हुँ। और अ, तो जब तक मेरी वाइफ थी तो सारी जगह वही जाती थी। जी। चाहे आस्था को दाखिल करवाना था, चाहे उसको जो है डिग्री दिलवानी थी, या अब हुँ, हुँ। विदेश भेजना था, या कहीं कुछ भी करना था, तो सारा काम वो करते थे। तो मैंने कभी पूछा भी नहीं। जी। और ना ही मुझे कभी अ, इस बात का ज्ञान था कि क्या वेतन आ रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो वो मैंने आज दिन तक नहीं पूछा। ये तो उनकी डेथ के बाद चीज़ें बदली हैं, मुझे संज्ञान लेना पड़ा। जी। और सबसे बड़ा अहम मसला यही था कि आस्था की शादी को लेके जो उनके दिल और दिमाग में बातें थी, जी। वो उसको पूरा नहीं कर पाई। और उसका रिग्रेट मुझे भी है हुँ। कि इस बात का भी रिग्रेट है कि मैं उस दिन कैबिनेट मीटिंग में था जिस दिन उनकी डेथ हुई। सुबह ही मैं गया था। जी। तो वो मेरे साथ चलना चाह रही थी, बोला भी उन्होंने कि साथ अच्छा, साथ चलती हूँ। मैंने अच्छा, कहा शाम को मैं आ जाऊँगा। फिर अच्छा हमने ऐसे बोला? हाँ, तो हमने जगराता रखा हुआ था 2 दिन के बाद। तो वो अच्छा। उसकी मैनेजमेंट कर रही थी। हुँ। तो चलो, जो भी अब घटित हुआ ईश्वर के फैसले हैं। हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद 1 साल तक कोई घर में कार्यक्रम करना नहीं था। जी। और अ, उसके बाद हमने जैसे 1 साल हुआ, और उसके बाद हमने फैसला किया कि अब हम आगे बढ़ना है। और शादी में तो बहुत मिस किया होगा आपने आपने उनको? हाँ, नेचुरली जीवन का एक बहुत बड़ा सदमा है। जी। क्योंकि अ, वो मैं जितना मैं काम करता हूँ उससे कई गुना वो करते थे। जी। कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के साथ बहुत मेल मिलाप था। हुँ, हुँ, हुँ। अ, लोग लोग मिस करते हैं। हुँ, हुँ। आपकी दोनों की लव मैरिज थी? यूनिवर्सिटी में थे हम, वहाँ से ही। यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे? हाँ, इकट्ठे पढ़ने का तो नहीं, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी में थे। और उसके बाद ये जर्नलिज्म में आए। जी। जर्नलिज्म के बाद फिर शादी हुई, और फिर फैसला किया राजनीति में जाना है। मैंने सुना है कि जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ थे तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ती थी वो? नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं था कि ये था कि मतलब तकरार थी प्रेम से पहले थोड़ी-थोड़ी? फिर होता तकरार हुई प्यार में मतलब। लेकिन जब वो नहीं रही दुनिया में, तो उसके बाद आपने उनको मतलब एक पूरा एग्ज़ाम्पल सेट किया, पूरे हिमाचल क्या पूरे देश में एग्ज़ाम्पल सेट किया कि एक पत्नी के लिए किस तरह का प्रेम होता है। जैसे एक मोहब्बतें फ़िल्म थी जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय थे, और जब ऐश्वर्या राय नहीं थी, तो वो उनसे बातें करते थे सामने अपने के डिसीज़न के बारे में, मैंने आज ये कर दिया, वो कर दिया, वो पूरा 1 साल में दिखा वैसा। तो क्या आप ऐसा था कि आप कहीं उनसे बात कर रहे थे, कि मैं अब डिसीज़न वापस उनको बता रहे थे अपने कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ? नहीं, नेचुरली अब ऐसा है ना कि अब क्या है, हकीकत क्या है, वो तो नहीं मैं कह सकता। लेकिन ये है कि अगर हम
कोई रिश्ता कर रहे हैं, आस्था का रिश्ता कर रहे हैं, या शादी रख रहे हैं, या कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, वो हमारे बीच में ही है। उनका कमरा अभी तक हमारे घर में सुसज्जित है, जैसा पड़ा अच्छा। था वो वैसा ही अभी तक पड़ा हुआ है। जी। और वो उसमें हार्डली कोई जाता होगा। वो जैसा पड़ा था, जिस ढंग से सुव्यवस्थित रखा था उन्होंने, वैसा ही है। तो वहाँ जाके हम प्रेयर करके उनको बताते तो हैं कि हम ये कदम उठा रहे हैं। आप राजनीति में अपने पिताजी की वजह से आए, क्योंकि आपके पिताजी पहला इलेक्शन हार गए थे और जब वो हार गए तो फिर आपने प्रण लिया कि नहीं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जीतूंगा भी। क्या ये सच है? हाँ, ये सही है कि हमारे फादर के वीरभद्र सिंह जी से नज़दीकी एक संबंध थे, और जो वहाँ राजनीतिक समीकरण पैदा हुए उसमें उनको चुनाव उन्होंने लड़ाया। तो उसके बाद वो मामूली मतों से, नैरो मार्जिन से वो लूज़ किए थे। जी। और जब लूज़ किए तो उसी समय हमने फैसला कर दिया था कि ये इसका जो है अ, बदला तो नेक्स्ट इलेक्शन में लिया जाएगा। जी। हाँ। खरोली विधानसभा क्षेत्र पूरे हिमाचल में एक मॉडल है विकास का। तो किस तरह से आपने इसको संजोया? क्योंकि मैं जो देखता हूँ, आप हरोली विधानसभा क्षेत्र को एक प्रेमिका की तरह प्यार करते हो, गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करते हो। उसके बिना मतलब आपको सांस नहीं आती है। तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि नहीं, ये मॉडल अच्छा है तो मैंने हरोली विधानसभा क्षेत्र में रहना है। चाहे आप हरियाणा में टैगोर उसमें ऑडिटोरियम में गए, फिर आपने देखा कि नहीं, मैंने ऑडिटोरियम बनाना है, ऐसा ही ऑडिटोरियम आपने पालक बाग में बना दिया। फिर आप कुंभ साइड गए तो वहाँ पे लाइट्स देखी, तो नहीं, मुझे ऐसी लाइट्स लगानी है। तो इस तरह का, ऐसी क्या अंदर वो चीज़ रहती है हरोली के लिए कि मैंने इसको देश का विकसित मॉडल बनाना है? ये देखिए, तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूंसी है तो सब कुछ है। जी। कॉन्स्टिट्यूंसी है जो मुझे आज आपके सामने बिठाए हुए है। जी। और तो इसलिए मैं इस बात का बुरा नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी ना देखते तो मैं डिप्टी सीएम ना बनता। हम्म। कॉन्स्टिट्यूंसी ना देखते तो मैं 5 दफा चुनाव ना जीतता। जी। कॉन्स्टिट्यूंसी सुप्रीम है, और हर पॉलिटिशियन को कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी ही है। जी। जो जो ये कहता है ना मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं देखता, अच्छा। तो वो जो है फ्रेम कर रहा है। हम्म। कॉन्स्टिट्यूंसी बड़े से बड़े राजनेताओं को, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, हम्म। चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे वो मंत्री बन जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी ही पड़ेगी। आपके जी। सामने कॉन्स्टिट्यूंसी ने साथ नहीं दिया तो भाजपा की राजनीति बदल गई। बिल्कुल बदल गई है। 2022 हाँ, 2017 का चुनाव था, 17 बिल्कुल को बदल गया। हाँ, तो पार्टी पावर में आ गई, लेकिन धूमल साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बने। जी। कॉन्स्टिट्यूंसी ने साथ नहीं दिया। जी। तो इसलिए बड़े से बड़े आदमी की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको नर्स करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। तो अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचते हैं, और जिनकी वजह से विधानसभा की चौखट पार की है, जी। उनको नज़रअंदाज करके तो बात बनेगी नहीं। ये पूरे पूरे प्रदेश में कुछ लोग राग अलापते रहते हैं लंबे अरसे से कि जी मुकेश अग्निहोत्री ने कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कर लिया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मैं बना था, जी। वहाँ तो उस समय वहाँ पे एक भी कॉलेज नहीं था। जी। हमने 3 डिग्री बिल्कुल बैकवर्ड हाँ, कंस्टिट्यूंसी होती थी। तो 3 डिग्री कॉलेज हमने खोले वहाँ पे। दो आईटीआईज खोली, एक सेंट्रल स्कूल खोला, एक जी। ट्रिपल आईटी खोली। और उसके बाद जो है हमने वहाँ पे पानी का बहुत मुश्किल था। और ऐसा समय भी रहा जब ये धारणा थी कि अ, पशु और आदमी एक ही स्रोत से पानी पीते एक थे। स्रोत से पानी पीते हैं। तो लेकिन हमने वहाँ पे 250 के आसपास ट्यूबवेल लगा दिए, या फिर हमने लंबी अवधि पानी की योजनाएं बनाई हैं, अरबों रुपया उस पर खर्चा हुआ है। सड़कें बनाई हैं, जो कि पहले पत्थरों का साम्राज्य था वहाँ पे। तो सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, 4 स्कूल थे, आज 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए। और फिर स्टेडियम्स बनाए हैं,
कोई चौक सुनाए हैं या रेन शेल्टर बनाए हैं। अब अंग्रेजों ने शिमला में एक बनाया था रिज मैदान पे, हमने उसको देखा, हमने जो है अपने वहाँ पे 25-30 बना दिए। हम रशिया गए, वहाँ देखा कुछ कि ये चीज़ यहाँ पे बन सकती है, तो हमने कहा इसकी फ़ोटो ले लो। या हम स्विट्ज़रलैंड गए, हमने वहाँ कुछ देखा, तो हमने कहा कि ऐसा तालाब होना चाहिए। हम कंट्री में भी जाते हैं, मान लो राजस्थान चले गए, गुजरात चले गए, तो वहाँ पे कुछ देखा तो उसकी फ़ोटो लेके उसका किया कोशिश की कि उसको वहाँ पे स्थापित करो। तो कॉन्स्टिट्यूंसी अब एक जो भविष्य के लिए हमने तैयार कर दी है, भविष्य की का डेवलपमेंट मॉडल बन गया है वो। या आने वाले समय में लोगों के लिए जो है जो बच्चे हैं, कम से कम जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे हैं, उनको एक ऐसी विकसित कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है कि उन्होंने नहीं देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी, उनके परिजनों ने देखा होगा। आज वकील हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि वहाँ पे लॉ का इंस्टीट्यूट है। आज नर्सें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी क्योंकि वहाँ नर्सिंग का इंस्टीट्यूट है। तो हर चीज़ में हम आगे बढ़े हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया बने हैं, टालीवाल का इंडस्ट्रियल एरिया, मधु का या पंडोगा का, या फिर अब बल्क ड्रग बहुत बड़ा आ रहा है, बड़ी बाधाओं के बातों के उसमें भी आपने बहुत मेहनत की, शायद आप इतनी मेहनत नहीं करते थे, ये हाथ से खिसक गया था। हाँ, नहीं, हमने एनवायरमेंट क्लियरेंस उसकी करवाई। बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग जो है लगातार कह रहे थे इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, यहाँ पे ये हो जाएगा। खैर, मैं आलोचनाओं की परवाह नहीं करता, जो जिसने जो कहना है, जितने मुंह उतने बातें हैं, वो अपना कहते रहेंगे। आलोचना जिसने करनी है वो करे, हमें अपने पथ पे आगे जाना है। हमने जो सोचा हुआ है उसका फायदा जो है किस ढंग से आने वाले समय में पब्लिक को मिलेगा, जनरेशन्स को मिलेगा, वो है। बाकी तो नकारात्मक ताकतें तो लगी रहती हैं। ऐसे ही 2022 के जो चुनाव थे उसमें अधिकतर होता है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कैंडिडेट, लेकिन आपका था कि मुकेश वर्सेस बीजेपी हाईकमान। सारे के सारे बड़े स्टार प्रचारक आपके क्षेत्र में उतार दिए थे आपके खिलाफ, तो वो चुनाव भी सिर्फ आपको हराने के लिए पूरी तरह जोर लगा दिया था। नेचुरली ऐसा 5 साल में जब लीडर ऑफ अपोजिशन रहा, और हिमाचल में वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें सिर्फ आपको टारगेट किया गया था। ऐसा था कि आपको मालूम है कि बीजेपी आजकल चुनाव कम ही हारती है। हाँ जी, राज्यों को आप देखो जिस ढंग से वो कर रहे, तो प्लान करते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी टारगेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी और वहाँ पे बड़े बड़े नेताओं को लाने का कोशिश हुई। योगी जी, स्मृति ईरानी जी, सब बड़े बड़े, फिर प्रधानमंत्री जी अंतिम मिनट पे जो है मलक पार्क का जो है शिलान्यास करवाया। तो वो जो उनकी कोशिश थी, उनको ये था कि मुकेश अग्निहोत्री को डिफीट करना है जी, और उस हिसाब से उन्होंने फील्डिंग सजाई थी। खैर, हमने अपने आप अकेले थे और पूरी और हाई कमान था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी ने हमारा साथ दिया जी, और हम जीते और पहले से ज़्यादा मार्जिन से जीते। 40,000 के आसपास वोटें हमें पड़ी जी। और आप देखो, प्रयास तो इस स्तर के थे कि अभी काउंटिंग शुरू हुई थी कि चैनल में आना शुरू हो गया कि मुकेश अग्निहोत्री ट्रेलिंग। तो इतनी ज़बरदस्त फील्ड सजी हुई थी कि चाहे मान के चल रहे थे कि हमने इतना बड़ा काम किया है मुकेश को हराने के लिए। तो शुरू से ही, जबकि बाद में हम अब तक के बिगेस्ट मार्जिन से जीते 10,000 के आसपास और वोटें भी हमें पड़ी। तो ठीक है, चाहने वाले भी बहुत हैं और बचाने वाले भी बहुत है, हटाने वाले भी बहुत है। बेटी की शादी के बाद आपने थोड़े दिन पहले एक मंच से कहा कि अब मैं वेला हो गया हूँ, तो ये किसको संदेश था कि अब मैं वेला हो गया हूँ? ये देखिए, ऐसा है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब फरवरी 2000 जो है 24 में मेरी वाइफ की डेथ हुई, उसके बाद काफ़ी ऐसे दौर से हम गुजरे हैं कि आप समझ सकते हैं। और अब बेटी की शादी करने के बाद जब अब आई एम ऑल अलोन, आपको मालूम है, मेरा कोई घर पे इंतज़ार नहीं कर रहा है। अगर आप बैठा हो तो मैं जहाँ पे
भी रात होगी वहीं पे बसेरा, यहाँ सुबह उठे वहीं पे सवेरा। तो इसलिए जो है तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज ऊना में हूँ या मैं आज कुल्लू में हूँ या चंबा में हूँ या मंडी में हूँ, किसी स्थान पर या प्रदेश से बाहर हूँ। तो मेरा कोई इंतजार नहीं हो रहा है, तो मुझे सोसाइटी को ही अपना सब कुछ समय देना है जिस भी तरीके से, और उसमें जो बेस्ट मैं प्रदेश हिमाचल के लिए कर पाऊंगा, हिमाचलियत के लिए कर पाऊंगा, ऊना के लिए कर पाऊंगा या कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो मैं कोशिश मैं करूंगा। इसलिए नेचुरली अब 24/7 जो है मैं सड़कों पे ही हूँ। वैसे भी मैं सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हमसे ज़्यादा नाइट ट्रैवल मेरा बहुत ज़्यादा है। 10 बजे तो सारा पूरा दिन दफ्तर लगाने के बाद 10 बजे तो हम फैसला करते हैं कि अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन को चलना है। तो 2 बजे पहुँचे और उसके बाद मैं सुबह उठ कर फिर चल दी। तो बेले का मतलब ये है या सड़कों पे होने का मतलब ये है कि हमारे पास काम करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा समय है, तो हम उसमें ट्रांसलेट करेंगे उस समय को किस ढंग से यूटिलाइज करना है। तो मैं पहले से हमारी राजनीति विकास की राजनीति है, कल्याण की राजनीति है, गरीब की सेवा की राजनीति, ये तो है ही है। और हमने उस हिसाब से कोशिश भी की है। अभी भी जो डिपार्टमेंट्स का तो जो करना है, जो हमें वो तो करना ही है, लेकिन साथ में जो कुछ भी आपको करना है वो 5 साल में ही करना होता है। कोई ये कहे ना कि ये आपने बहुत बड़ी बात की, अधिकतर राजनेता इस चीज को समझते नहीं है। अब ये है कि वो लास्ट टाइम जब अंतिम वर्ष बचता है तब काम करने पे ध्यान तो नहीं ये कहना कि ये मैंने शुरू किया था, ये वो नहीं है। शुरू भी आपको अपने राज्य में करना है, एंड भी आपको अपने राज्य में करना है, और जो आपको लिमिटेड समय मिला है उसी में आपको वो करना है। इसलिए किस ढंग से चीज़ें मॉनिटर होनी चाहिए और किस ढंग से हम उसको फाइनलिटी पे ले पाए हैं, तो वो कोशिश होती है। अब हमने प्रदेश का सबसे बड़ा पुल हरोली में बनाया, अभी एक और उतना ही बड़ा बन रहा है जी। अच्छा, और इस समय मिसिंग लिंक्स हैं, जैसे जगह जगह सड़कों पे 8-10 पुल कॉन्स्टिट्यूंसी में बन रहे हैं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम इनको कंप्लीट करें। ये तो है नहीं कि हमने पत्थर रख दिया तो हमारा पत्थर तक कोई चीज़ वो नहीं है। और डिपार्टमेंट्स में भी हम मिनिस्ट्रीज़ के पास जा रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर्स के पास जा रहे हैं, आपके सामने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिसीजंस कैसे आगे बढ़ानी है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे शिमला का रोपवे है, उस पे कैसे काम करना है, या आपके यहाँ कांगड़ा की पीना सिंह है, ये सैंक्शनें होके हुई हैं। कोई ये नहीं है कि अपने आप ही सरक गई है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शिमला के रोपवे को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है सर, कि इसमें हाईकमान के कोई बड़े नेता हैं, उनको टेंडर देने को लेकर ऐसी कोई चीज चल रही है। अनिरुद्ध सिंह जी भी ऊना आए थे हेलीकॉप्टर से, उसी विषय पर लेकर कोई बात हुई थी कि ऐसा कुछ है या सर, इसको क्लियर करें जरा। नहीं, देखिए जो शिमला का रोपवे है, रोपवे सिर्फ हिमाचल प्रदेश एक ऐसा है जहाँ रोपवे कॉर्पोरेशन है जी। और शिमला का रोपवे जो है एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है और 13-14 किलोमीटर का लंबा रोपवे वो बनना है जी। और उसके बनने के बाद जो है शिमला की जो भीड़ भड़ाका है उस पर काफ़ी नियंत्रण हो सकेगा, काफ़ी ट्रॉलीज वगैरह उसमें लग रही हैं। अब ये है कि कुछ ताकतें ये हैं कि वो चाहती हैं कि रोपवे कांग्रेस के शासन में ना लगे। जी। और भारतीय जनता पार्टी भी इसको लगातार इशू बना रही है, जबकि ये सिर्फ हिमाचल सरकार का नहीं है, इसमें केंद्र सरकार जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है, फिर उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जुड़ा हुआ है। सैंक्शन एक जगह से नहीं होगी, उन्होंने 80% पैसा देना है। या मतलब ऐसा पॉसिबल है कि टेंडर मतलब जैसे आप मन मर्जी से दे सकते हैं अपने किसी या किसी कंपनी? ऐसा है कि आप जहाँ पे ग्लोबल टेंडर है, जहाँ पे एनडीबी की इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे यूनियन की इन्वॉल्वमेंट है या स्टेट की इन्वॉल्वमेंट, वहाँ कोई एक व्यक्ति तो कुछ नहीं करेगा या एक सरकार कुछ नहीं करेगी। अब सिंगल टेंडर है, अब इसमें सीधा सा सिर्फ इतना सी बात है
कि रोप वे में ये छूट है कि आप सिंगल टेंडर कर सकते हैं। अच्छा। उनका जो एक्ट है, रूल्स हैं, उसमें ये है कि ये, क्योंकि इसमें बहुत समय सेक्शनों को लगता है। जी। कोई एनवायरनमेंट की क्लियरेंस है, कोई फॉरेस्ट की क्लियरेंस है, कोई मिनिस्ट्रीज की क्लियरेंस है, गडकरी जी के मिनिस्ट्री से वो हुआ है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन की है कि वो इतना पैसा वाला प्रोजेक्ट जो है जहाँ पे इंटरनेशनल फंडिंग भी इन्वॉल्व हो, तो बहुत वो है। तो इसको इस स्टेज पे लाना ही बहुत टफ काम था। बहुत टफ था। तो इसलिए इसमें कोई सोच नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से फैसले करके जो है इसको लगाना चाहिए इसमें। लेकिन लगातार जिस ढंग से लोग इस पे चर्चा करते हैं, तो वो फिर वो जो है पेस रुक जाती है। अदरवाइज रोपवे कॉर्पोरेशन में जो है डायरेक्टर हैं और चेयरमैन हैं। चेयरमैन भी जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं, ये चेयरमैन रहे हैं, अभी ओमकार शर्मा जी हैं। तो ये इंटीग्रिटी के ऑफिसर्स हैं इस लेवल पे पहुंचे हुए। इन्होंने इसको सारा मॉनिटर किया है। जी। तो अब देखते हैं कि इसका क्योंकि ऐसा है ना कि डॉलर की कीमत के हिसाब से इंटरनेशनल फंडिंग चलेगी। जी। कि जब हमने इसको फैसला किया तब क्या था, आज क्या है, उसकी कॉस्ट में बदलाव आएगा। तो लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये जो है पार्टियों का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। देश का सबसे बड़ा रोपवे है। तो इसको उस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। बाकी जैसा आगे मसला कैबिनेट फैसला करेगी अकॉर्डिंगली होगा। तो ये कहना कि कोई मंत्री इन्फ्लुएंस कर लेगा, किसी मंत्री ने इसमें क्या इन्फ्लुएंस करना। जी। जी। क्योंकि सब चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, सब चीज़ें सबके सामने हैं। जी। और लेकिन ये बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डंगा लगाने की बात अलग है। बाकी है ये हिमाचल प्रदेश, देखो जो प्रदेश हिमाचल के बाद बने, कई जगह इतना जबरदस्त पूंजी निवेश हो चुका है कि वो कहाँ चलेंगे। जी। और हिमाचल में जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, सबसे पहले यही होता है, ये घोटाला दंगा का डालो घोटाला है। सबसे पहले घोटाला होता है। ये नहीं मैं कहता कि ये भाजपा कर रही है, हमारा भी यही हाल है। एक ही सिक्के में है, जब वो आते हैं तो हम लोग शुरू कर देते हैं, हम बैठे हैं तो वो लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि मेरा ये मानना है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए। सर, पूरे देश में भाजपा का जो चुनाव प्रबंधन है, जब भी इलेक्शन आते हैं तो उससे पहले बड़ा बारीकी से उस पे काम करते हैं। वो एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने के लिए केवल कैबिनेट चेंज कर देते हैं, चीफ मिनिस्टर का चेहरा चेंज कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, अब हिमाचल में चुनाव को 2 साल रह गए हैं, यहाँ पे भी होना चाहिए चेंज, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हों या सीएम का चेहरा हो, चेंज होना चाहिए? नहीं देखिए, हिमाचल ताकि प्रदेश एंटी इनकम्बेंसी ख़त्म हो। नहीं, देखिए ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है और वो सरकार काम कर रही है। मैं आपको अपना बता देता हूँ कि आई एम अ पार्टी मैन। जी। मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान व्यक्ति हूँ। जी। और ये नहीं कि आप हमारा जो सारा पॉलिटिकल कैरियर देखें, जी। जब मैं राजनीति में आ रहा था तो मुझे बीजेपी से भी टिकट की ऑफर थी और कांग्रेस से भी ऑफर थी। जब आपने करियर स्टार्ट किया? जब कैरियर स्टार्ट अच्छा, किया, दोनों साइड। हाँ, दोनों तरफ से मुझे ऑफर थी। और अच्छा, ये बहुत और बड़ी बात है। हाँ, तो उस समय मुझे कहा गया, तो मैंने कहा कि मेरी जो आइडियोलॉजी है, दिस इज मोर क्लोजर टू कांग्रेस पार्टी। जी। तो इसलिए मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अच्छा। या आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें कांग्रेस की तरफ को लहर थी। तो सब लोग कांग्रेस के बारे में सोच रहे थे और हमारे
पिष्ट और ये बहुत बड़ी बात है, दोनों तरफ से ऑफर था, फर्स्ट टाइम एमएलए की, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी। तो फिर हमने कांग्रेस का टिकट लिया और बिल्कुल लास्ट टिकट अनाउंस हुआ था, अच्छा। क्योंकि विरोधी जो है हम्म। वो उनका मानना था कि मुकेश अग्निहोत्री को किसी भी कीमत टिकट नहीं मिलना चाहिए, अच्छा। क्योंकि कुछ लोगों का कहना था और वो शायद सच भी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर ये एक बार जीत गया फिर इसको हराना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लोग साबित हो गया। ऐसे लोग थे जिन्होंने वहां पे पैरवी की। उन्होंने कहा कि इसको शुरुआत में ही रोको, जैसे नहीं समाओ कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने हम्म। मुझे अश्योर किया था और उन्होंने अपने एश्योरेंस के मुताबिक मुझे बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट के खिलाफ चुनाव लड़ा था मैंने, और मैं उसमें जीता जी। और उसके बाद हम वीरभद्र सिंह जी से आपको पता है प्रभावित रहे हैं जी। उन्होंने उनके साथ काम किया है। और अ, फिर जब 2012 में एक मौका आया कि एक प्रांतीय दल बनने की बात आई। हाँ, 2012 में। प्रांतीय दल बनने की बात आई तो उस समय मुझे भी कहा गया कि आपको जो है वीरभद्र जी का पूरा अपना, तो हमें भी कहा गया कि आपको हमारे साथ आपकी राजनीति हमारे से प्रेरित रही है तो आपको हमारे साथ चलना है। तो हम ज़्यादा पोस्ट तो नहीं करते, लेकिन मेरा ये है कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपना फुट डाउन किया उस टाइम किया आपने? हाँ, मैंने कहा वीरभद्र जी तो चाह रहे थे कि मैं अपनी पूरी पार्टी अलग बनाऊं और पूरे लेकिन मैंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अच्छा। हट जाएंगे। फिर वीरभद्र जी को आपने मना किया कि हम पीछे हट जाएंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम जो है इसी पार्टी में रहेंगे, आप हमारे मुख्यमंत्री होंगे, आप हमारे पार्टी प्रेसिडेंट होंगे, हम इसके लिए काम करेंगे। और मुझे मध्यस्थता करने का उसमें मौका मिला अच्छा। कांग्रेस हाईकमांड और राजा साहब के बीच में, और हम कामयाब हुए। और वीरभद्र सिंह जी पहले पार्टी प्रेसिडेंट बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने। तो उस समय जो है हाईकमांड ने हमारी भूमिका को अप्रिशिएट किया, राजा साहब ने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया जी। कि आपने जो है इस बात पे कि लगातार आप इस बात पे लगे रहे कि हमें अपनी कांग्रेस में रहना है, क्योंकि ऐसा है कि अगर प्रांतीय दल बनता तो कुछ प्रांतीय दल वाले कुछ ले जाते, कुछ कांग्रेस ले जाती, लेकिन बीजेपी मेजर बेनिफिशियरी हो जाती, मेजर बेनिफिट क्योंकि सरकार बना लेती वो। तो फिर हमने तो उस हिसाब से काम किया। तो हमने उस समय भी कांग्रेस के प्रति और अपने लीडर के प्रति हमने समर्पण भावना से काम किया। तो वहाँ तब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी जिसमें हम मंत्री बने। जी। उसके बाद जब सरकार चली गई तो मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। फिर मुझे कहा गया कि आपको सरकार लाने के लिए निर्णायक भूमिका निभानी है, कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ठीक है, बीजेपी से। ठीक है। और मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कह सकता हूँ कि हमने जयराम जी से या बीजेपी से कोई भी समझौता नहीं किया। जो जहाँ भी किया जा सकता, आप अकेले लड़ रहे थे, जहाँ भी उनको कॉर्नर किया जा सकता था, आपने पर्सनल फाइट किया उसमें बहुत ज्यादा और कई चीजें झेली भी उस वजह से आपने। हमें मालूम है कि सेंटर से आपने केंद्रीय एजेंसियों से कई चीजें झेली बहुत। तो हमने लड़ाई जारी रखी। और क्योंकि हमें कहा था सरकार लाने के लिए आपने लड़ना है, तो हमने लड़े और सरकार प्रदेश में आई। हमारे लीडरशिप ने यहाँ पे काम किया, हमारे अन्य नेताओं ने काम किया, जो स्टेट के हमारे साथी थे, विधायक दल ने बहुत साथ दिया। नहीं, बीच में तो ऐसा हो गया था कि आम आदमी पार्टी का जब शोर मचा तो कई मोस्टली लीडर्स कांग्रेस के उसमें जाने को तैयार थे, ऐसा माहौल खराब हो गया था, लेकिन आपने बहुत जबरदस्त स्टैंड रखा था उस तरह। हमारा विधायक दल जो है पूरी तरह मजबूती से खड़ा रहा एंड तक जी। और इसके बाद जब सरकार बनी तो सुखू जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने फैसला लिया। ये हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है किसको मुख्यमंत्री बनाना है, जी। तो उन्होंने सुखू जी को कमान दी। तो हमें ये कहा गया कि आप को डिप्टी सीएम बनना है। जी।
तो हमने उनके उनके फैसले को, जैसा उन्होंने हाईकमान ने कहा, उसको कबूल किया। उसके बाद आपने कुछ भी अपनी इच्छा नहीं जताई कि मैंने फाइट किया है, मतलब नहीं। सरकार नहीं बन रही थी कांग्रेस की 2022 में, आपने इतना 5 साल मेहनत की और मेरा नहीं हक यार, तो बनता है। नहीं, हमने ऐसा है कि मैंने कहा कि हम पार्टी के लोग हैं। हम्म। पार्टी ने हमें टिकट दिया, पार्टी की वजह से बदौलत हम हमारा नाम हुआ, जी पार्टी की बदौलत ही हम लीडर ऑफ अपोजिशन बने, मिनिस्टर बने, सीपीएस बने। जी तो इसलिए पार्टी का जो फैसला है वो हमारे लिए कबूल रहता है हमेशा से ही। जी। और इसके बाद मुझे कहा कि आपको डिप्टी सीएम बनना है, तो अ, उसको हमने मानते हुए जो है आगे काम किया। और जब आपको मालूम है कि जब भाजपा ने सरकार तोड़ने का प्रयास किया जी और उसमें मेरी वाइफ की डेथ हुई थी, मैंने उसके बावजूद आके अपना वोट डाला और पार्टी के साथ का खड़े होने का जो हमारा हमेशा से ये रहा है वो हमने फर्ज निभाया। तो हमारी सरकार कायम है। जी। लेकिन आपको मालूम है कि जब आप नंबर 2 की पोजीशन पे होते हैं तो बहुत लोगों की दुकान इसी में चली रहती है कि नंबर 2 के बारे में कोई बात करो, अपना काम कराओ। ये हालांकि हालांकि हमारा तो साजिश षड्यंत्रों में विश्वास ही नहीं है। जी जी। जब हम तो पार्टी के व्यक्ति हैं, ईमानदारी से पार्टी के साथ हैं। लेकिन कुछ लोगों का चला रहता है कि वो जो है कि जी, अगर ये नहीं कि अपना दुकान हमारे नाम की नहीं चलाएंगे तो उनका तो शटर डाउन हो जाएगा। चलता है राजनीति में। आपने देखा नंबर 2 पे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, कईयों को तो बीच में छोड़ना पड़ा, कईयों को जो है दिखते हुए। लेकिन हमारे को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारी कोई अभिलाषा नहीं है। हम कोई ऐसा नहीं है कि किसी साजिश आपको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी की गई आपको क्या? मतलब नहीं, एक तो होता है कि पेशेंस आप झेल लेते हो। नहीं, ऐसा है ना कि साजिशों से मुकेश अग्निहोत्री का कद कोई छोटा कर नहीं सकता। साजिशें हुई है भी, जैसे नहीं, अपने ही लोगों वो की तो ओर से हुई साजिश। ऐसा है ना कि ये मेरी किताब आएगी 2023 में, 28 में, राजनीति पे, राजनीति के 25 साल। वो एक उसमें जिन जिन के साथ काम किया है, कैसे राजनीति क्या है, वो सब चीज़ें उसमें मैं कलमबद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब फ्री हूँ और काफ़ी मैं तो आपके सामने अखबार का पूरा पेज ये है 2 घंटे में निकाल सकता हूँ। तो आप मेरी कैपेसिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें ये सब बातें आ जाएंगी कि किसके साथ कैसे काम किया, किसने किस समय किस ढंग से मुझे आगे बढ़ाया, किसने मुझे रौंदने की कोशिश की, क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें उसमें 2028 की उसमें आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या काम हुआ, लीडरशिप के लिए क्या काम हुआ, हाईकमान के साथ क्या क्या संबंध रहे, या प्रदेश में क्या संबंध रहे, हर चीज़ कवर्ड होगी, विकास से लेके बड़े 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 मसलों से लेके किससे क्या सीखा, किससे वो हर पहलू पे एक कवर्ड किताब। क्या ये सच है सर कि कुछ महीने पहले जब आप दिल्ली में थे और आपको कोई फैसला पसंद नहीं आ रहा था हाईकमान का, और आपने वहां जाके कहा कि मैं मंदिर भी जाता हूं तो मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता? बिल्कुल, ऐसे मैंने आपको कहा कि मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ। मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ, संघर्ष से आगे आया हूँ, संघर्ष से जो है यहाँ पे पहुँचा हूँ, मेहनत से जो है, और जनता के प्यार से। तो मुझे कोई दबा नहीं सकता। जी टेम्परेली किसी को लगे कि यार कि वो इसलिए है क्योंकि मेरी घरेलू परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई, कुछ जिम्मेवारियाँ ऐसी हो गई, तो जो मेरा एक्चुअल प्रारूप है, जी मैं उस पे काम नहीं कर रहा हूँ। जी मैं उससे हट के काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जीता हुआ हूँ और मुझे अपनी भूमिका निर्वहन करना है। जी तो लेकिन बेसिकली आई एम ए फाइटर। जी मैं सही को सही कहना समझ जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ साइकोलॉजिकल वे भी कि कौन मेरे
बारे में क्या धारणा रखता है, कौन मुझे फ़ायदा दे रहा है, कौन मुझे नुकसान दे रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सामने वाले को लगे कि हमने ये कर दिया है तो इसको पता नहीं है। मुझे हर चीज़ का इल्म है, जी लेकिन मैं अदब से रहता हूँ, मैं अनुशासन में रहता हूँ, मैं पार्टी की डिसिप्लिन को सर्वोच्च मानता हूँ। तो इसलिए जो है, अब जहाँ तक देने की बात है, जी मुझे एक जो मेरे पास था वो भगवान ने छीन लिया। जी जब भगवान नहीं मुझे कुछ दे सकता है, जब भगवान नहीं मुझे कुछ दे सकता तो इंसान क्या देगा? और किसी को गलतफहमी होनी भी नहीं चाहिए कि हम मुकेश को देंगे। मैं दे सकता हूँ। इसलिए कोई मेरे साथ ऊंच नीच करता है, मैं इग्नोर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये अपने आप को जो है डिफरेंट लाइन पे समझ रहा है। लेकिन अब तो ये है कि मैं आपने देखा कि हम ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं। जी हम सनातन में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम भागवत भी करवाते हैं। जी। हम जो है सुंदर पाठ भी करवाते हैं। हम मंदिरों में भी जाते हैं। हम संतों के पास भी जाते हैं। हम हर जगह जाते हैं। तो इसलिए इश- एक एक समय के बाद जो है संतुष्टि होनी चाहिए। हमें संतुष्टि है। तो रिजाइन की भी ऐसी कोई बात आई थी कि ये मैं अगर जरूरत है मैं रिजाइन भी दे दूं, ऐसा भी कुछ हाईकमान में हुआ था ऐसा? नहीं, ऐसा मेरे ऐसा है, हाईकमान में मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। कोई ऐसा नहीं है। हाईकमान को भी मेरी कैपेसिटी का पता, मेरी कैपेबिलिटी का पता है। उन्होंने मेरे को लीडर ऑफ अपोजिशन देखा है। जी ठीक है। और लेकिन मैं आपको बताऊं ना, नंबर 2 की पोजीशन ही ऐसी होती है। नंबर 2 की पोजीशन के पीछे लोग लगे रहते हैं। मुझे कुछ कुछ नहीं है। मुझे ऐसा है कि अब सरकार के 3 साल हो गए। अब मेनली क्या है कि जो मैंने बोला था लीडर ऑफ अपोजिशन, लोगों को लगता है यार मुकेश ने ये बोला था, मुकेश ने ये कहा था। उसमें अब ट्रोल भी बहुत हो रहे हैं सोशल मीडिया पे हाँ। कि भाई हम नौकरी पक्की देंगे हाँ। और ये जो आउटसोर्स का सिस्टम है कि 5,000 7,000 8,000 की नौकरी जो है ये हम नहीं करेंगे, ये युवाओं का शोषण ही हम सहेंगे। और उसी कैबिनेट में वन मित्र, पशु मित्र, चिकित्सा मित्र, इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। तो हाँ। आपको कभी लगता नहीं कि जिस कैबिनेट पे मैं हूँ उसी कैबिनेट में इस तरह के फैसले लिए जा रहे नहीं, अब ऐसा है ना, एक तो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि सरकार में जो भी फैसले हो रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ। हैं? जी कैबिनेट टोटलिटी में चलती है, कलेक्टिवली चलती है, कैबिनेट मेजोरिटी में चलती है। जी कि कितने लोग किस बात में सहमत हैं। जी कुछ परिस्थितियां भी देखी जाती हैं, सरकार में परिस्थितियां क्या है, फाइनेंशियल स्थितियां क्या है, दूसरी स्थितियां क्या है। तो इसलिए जो है मुझे जो है मालूम है कि मैंने जो वायदे किए थे, जनता को लगता है कि यार ये इसने वायदे किए थे। मैंने तो वायदे किए, मैंने एज ए पार्टी लीडर किए, मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते जो वायदे किए, और वायदे वो पार्टी के वायदे हैं। वो सिर्फ मेरे वायदे नहीं है, वो घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं। तो हर्ट हुए आपकी वो वायदे जब पूरे नहीं? नहीं, वो जो अब जैसे ही वित्त योग अगला आएगा उस समय ये बातें रखी जाएंगी। अभी तो वेतन एंड पेंशन की पूर्ति करने को लेके जद्दोजहद रही है। जी तो जैसे ही स्थितियों में इम्प्रूवमेंट आती है, जैसे ही वो आता है, तो मुझे मालूम है कि हमने कहा था 1,500 रुपये देंगे, महिलाओं को देंगे। जी तो वो उसकी क्या नीति होनी चाहिए, या जो है 300 यूनिट बिजली देंगे, या जो है ओपीएस का बहुत बड़ा वायदा था, वो तो पूरा हुआ है। हमने एचआरटीसी में 9,000 लोगों को ओपीएस में लाया है, एनपीएस से। एकमात्र जो कॉर्पोरेशन है हाँ, जिसमें पेंशन होती है। हाँ, हमने वहाँ ओपीएस लागू की। 9,000 लोग ओपीएस में आए हैं। 200 लोग तो अभी ऐसे जो रिटायर हो चुके थे, वो एनपीएस में उनको 2-3 हज़ार रुपये मिलना था, उनको 20 हज़ार रुपये मिलना शुरू हुआ। वो हम ओपीएस में उनको लेके आए। तो ओपीएस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी और उसके बाद जो बाकी हमने वायदे किए हैं, अब हमें सब याद है। ऐसा नहीं कि हमारी याददाश्त चली गई है। ऐसा भी नहीं है कि हमें ये मालूम नहीं है। ठीक है, वो वायदे जो है लोगों को लगता है कि हम मुकेश अग्निहोत्री को लिख रहे हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है, सरकार में दुख होता है सर आपको, जैसे वो ट्रोलिंग होती है जब नहीं, जब सरकार बन जाती है तो उसमें
डिप्टी सीएम भी तो इज मिनिस्टर ऑफ हिज डिपार्टमेंट्स। मिनिस्टर ऑफ बाकी जो डिपार्टमेंटों का लोग लिखते हैं वो तो मेरे को लीडर ऑफ अपोजिशन देख के लिखते हैं ना कि इसने कहा था। तो लेकिन अब वो तो उनको उन अपने मंत्रियों के पास जाना है, जो उनके डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, जो उनसे बात करनी है, वो ही उसके कैबिनेट मेमोज लेके आएंगे। कुछ हम बात करते भी हैं, लेकिन टोटलिटी में मैं आज भी रेगुलर नौकरियों का पक्षधर हूँ। मैंने अभी कंडक्टर भर्ती की है एचआरटीसी में, जी मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन से किया और 357 रेगुलर कंडक्टर लगाए 58 साल वाले। जी रेगुलर रेगुलर फर्स्ट टाइम एचआरटीसी में जो है कंडक्टर जो है एचआरटीसी में रेगुलर लगे, कमीशन से लगे, कमीशन से लगे और रेगुलर लगे। रेगुलर लगे। तो हमको आपने अपने डिपार्टमेंट में तो अपना वायदा निभाया। अब हमने वहाँ पे कमीशन से लगा दिए कंडक्टर, नहीं तो कंडक्टर तो डिपार्टमेंट ही लगा देता था जी और आपस में जो है सेटिंग हो जाती थी मोस्टली, राजनीतिकों ने बांट लेने थे कि भाई मेरे विधानसभा क्षेत्र से इतने। लेकिन हमने वो जो है रेगुलर नौकरी दी है। जी। इसी ढंग से जो बाकी भी आने वाले समय में जो हमारे फैसले हैं जो हमने किए हैं, हम उसको निभाने के लिए, देखो पार्टी में हम जब तक हम सरकार में हैं तब कोई हमारे से इनडिसिप्लिन की सोच मत रखे कि हम ये करेंगे, हम आपके पॉडकास्ट पे बोल देंगे, हम जो है फलां करेंगे। हम सरकार में बात करते हैं, मुख्यमंत्री से बात करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार या कोई सी भी राज्य की सरकार दैट इज गवर्न्ड बाय चीफ मिनिस्टर। जी नीतियां कार्यक्रम चीफ मिनिस्टर से ये शुरू होती हैं, तो हम उनसे बात करेंगे या फिर हमारी बात जो है हाईकमान से होती है। तो इसके बीच कोई सोचे कि हम कोई ऐसी बात करेंगे तो वो कोई ना आदमी को सोच रखनी चाहिए। लाइक काफी लोग हैं जो चाहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री के कंधे पे बंदूक रख के फायर करें, ऐसा नहीं होगा। जी मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूँ कि अभी कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री है सिद्धरामैया जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई जब भी हाईकमान कहेगा और अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को सीएम बनाना चाहते हैं, उनको मुख्यमंत्री पद देना चाहते हैं, तो मैं तैयार हूँ, मेरे को सरकार चाहिए। तो आपको लगता है कि ये अच्छा फैसला अगर कांग्रेस में भी ऐसी चीज चलती है बीजेपी की तरह? नहीं, देखो कर्नाटक में क्या हो रहा है वो कांग्रेस हाईकमान को देखना है। हिमाचल में तो आपके सामने सरकार पे जब हमला हुआ था तो हमने सरकार बचाने के लिए, सरकार को कायम रखने के लिए, सरकार की स्थिरता के लिए कायम किया, सरकार फिर से स्थापित हुई। उसमें मैंने ही नहीं, हमारे बहुत साथियों ने काम किया। चाहे हमारे स्पीकर साहब थे, उन्होंने अच्छा काम किया है, उनका फैसले से भी बहुत बड़ी स्थिरता मिली। उसके बाद हमारे चाहे हर्षवर्धन चौहान थे, रोजी थे, या जो है जगत सिंह नेगी थे, या दूसरे मंत्री थे, सब ने अपना अपनी भूमिका का निर्माण किया। तो सब लोगों ने पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाया। तो हमने तो सरकार को जिस भी, मेरी तो वाइफ की डेथ के बावजूद मैं वोट डालने और मैंने वोट डाला, और जिन भी लोगों से डायलॉग होना था किस ढंग से हम मैनेजमेंट कर सकते थे, मुख्यमंत्री के साथ लग के हमने मैनेजमेंट की, तब आज हमारी सरकार स्थापित है। नहीं तो सरकार को तो फुल फ्लेज्ड उसके तहत जो है ऑपरेशन लोटस हो गया था। जब हम ऑपरेशन लोटस से सरकार को निकाल के लाए तो ये क्यों लोग सोच रखते हैं कि अब जो है ऐसे बदलाव किया जाए, वैसा बदलाव किया जाए। हमने आपको बताया कि यहाँ भी सेटिस्फाइड लोग हैं हम, हमें एक संतुष्टि है। हम तो अब पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और उसको कैसे आगे तैयार करना है उसकी रणनीति में डिस्कशन करेंगे सरकार में। अन्यथा हमारी कोई ये सोच नहीं है कि हम कोई ऐसा संकट प्रदेश में पैदा करें। तो उस दौरान जो कांग्रेस के 6 लोग जो थे जो बाहर हुए, वो आपसे आस लगाए हुए थे कि वो चाह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर आपको बना दिया जाए, और उन्होंने राजेंद्र राणा जी हैं, सुधीर शर्मा जी हैं, वो आपसे चाह भी रहे थे कि भाई हम माफ़ी भी मांग लेंगे जो हमने गलती की है, लेकिन कम से कम हमारी बात सुनी जाए। तो क्या ये था कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा है कि सुधीर जी हमारे दोस्त थे जी, राजेंद्र राणा जी भी हमारे दोस्त रहे, और जो वहाँ पे गए, चाहे अपना
लखनपाल जी गए या रवि जी वो वहाँ पे गए, ये सब हमारे पार्टी के लोग थे, हमारे साथ नज़दीकी संबंधों में थे, हमारे साथ इन्होंने एक फैसला लिया। हमारे को तो विश्वास में लिया नहीं, मैं तो आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जी। ना हमारे साथ कोई डिस्कशन हुई। अच्छा, ये कोई डिस्कशन किया निष्कासित वगैरह करने कोई? नहीं वो बात की बात है। हाँ जी, हाँ जी। जब ये इन्होंने सरकार गिराने का अच्छा, फैसला तब कोई लिया तो हम ये स्ट्रॉन्ग कांग्रेस फैमिलीज के कुछ लोग थे जिनको कभी हम सोच भी नहीं सकते, जी। जैसे सुधीर का जाना कभी हम नहीं सोच सकते थे, या लखनपाल जी का जाना या रवि का जाना, रवि का जाना। ये हमको सोच नहीं सकते थे कि ये लोग जाएंगे। तो लेकिन चलो जो भी फैसला हुआ, अब तो हम यही कह सकते हैं अभी पीता ही विसार दे, आगे की सकते हैं। तो हाँ, इन्होंने किया और काफ़ी ताकतवर तरीके से इन्होंने स्ट्रॉन्ग तरीके से की साथ बिछाई थी। समाओ हम लोगों ने मिल के जो है सरकार बचा ली। तो हम गिराने वालों में नहीं, हम बचाने वालों में से हैं। हम तो हमेशा पार्टी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पार्टी को जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ काम करेंगे। गगल एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो आपको लेकर उन्होंने बड़ी आत्मीयता दिखाई और आपको उन्होंने बोला भी कि भाई आप 24 घंटे कभी भी मुझे कॉल करिए। और जब आपकी पत्नी जी का देहांत हुआ तो राहुल जी से पहले उनका फ़ोन आया। कोई ऐसा सच है सारा कुछ क्या? नहीं देखिए, मोदी जी हमारे लिए कोई अजनबी नहीं है। जी। मोदी जी के साथ हमारा बहुत नज़दीकी संबंध रहा है। मैं पत्रकार था तो मोदी जी हिमाचल प्रदेश के भाजपा के प्रभारी से तो बहुत मिलना हुआ, बहुत चर्चा अच्छा, तब से काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। तो हाँ, तो तब से जो है हमारे इनके साथ संबंध रहे हैं। मोदी जी पे मैंने बहुत खबरें की हैं। हैं और तो फ़ोन भी करते थे तब कि यार बहुत अच्छी हाँ, खबर छापी है आपने? नहीं मोदी जी से मिलना होता रहा है, मतलब बहुत बहुत बार बैठना होता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो हिमाचल कि हमारे लिए नए हैं, लेकिन ये भाव मैं उनका उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ इस बात के लिए कि वो एक लंबे अरसे के बाद मुझे एक एयरपोर्ट पे मिले। बहुत ज़्यादा आपको तो प्यार दिया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के जो है उन्होंने। मुझे उन्होंने कहा कि आप तो मिलते भी नहीं हैं। तो एक प्रधानमंत्री की रिकॉग्निशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक अगर उन्होंने ये बात कही, फिर उन्होंने भूपेन हजारिका पे लेख लिखा था। भारत रत्न भूपेन हजारिका पे वो पिछले दिन लेख लिखा था। तो उनको मालूम था कि मैं पत्रकारिता की भूमिका से हूँ, तो मैंने बताया कि मैंने वो पढ़ा, अपना लेख पढ़ा कि अच्छा। और उन्होंने उसमें मुझे कहा कि उसमें भूपेन हजारिका दलित वर्ग के थे, आपको मालूम था? तो वो हमारे उस पर डिस्कशन हुई। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था बेंगलोर से, तो रास्ते में अखबारें पढ़ी थी, तो मैं उसमें दो लेख थे। एक सोनिया जी ने लेख लिखा हुआ था। अच्छा। अंडमान निकोबार पे एक मोदी जी ने लिखा था। तो मैंने दोनों पढ़े। अच्छा। दोनों पढ़े तो उसके बाद तो बाई चांस बात हुई। फिर उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो उन्होंने बड़ी आत्मीयता से ये कहा कि आप जब भी कोई बात होगी हिमाचल की बात कर सकते हैं और इवन फ़ोन भी कर सकते हैं। तो ठीक है, एक लंबे अरसे के बाद मिलना और रिकॉग्नाइज करना। और इससे पहले जब मेरी वाइफ की डेथ हुई थी तो उनका बहुत ही दर्द भरा पत्र मुझे आया था, और जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे मेरी वाइफ की जो पारिवारिक भूमिका रही और लोगों को अटेंड करने का, लोगों के साथ मिलने का, उनको खाना खिलाने का, और उसमें उन्होंने कहा था कि आपकी वाइफ की जो भूमिका आपको यहाँ तक पहुँचाने में है वो हमने देखी है। भी सुक्खू जी के साथ संबंधों को लेकर मीडिया में कई बातें चलती रहती हैं, बीजेपी वाले भी कई क्वेश्चंस उठाते हैं, तो बेसिकली एक्चुअल पोजीशन है कि आप दोनों के रिलेशन में? नहीं, हम एक पार्टी के नेता हैं, एक पार्टी में काम कर रहे हैं, एक सरकार में काम कर रहे हैं। तो हमारे हमें सुक्खू जी के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा 3 साल में कोई ऐसी तो हम एक
जो है ठीक है, मैंने आपको बताया ना नंबर 1 नंबर 2 पोजीशंस पे काम करना जी तो ऐसे ऐसे हमेशा से ही ये रहा है राजनीतिक चलता है। दस्तूर ही रहा है कि वो होती है, लेकिन मेरी तरफ से उनको सरकार चलाने में पूरा सहयोग है। जी तभी तो जो है आपने कभी देखा नहीं होगा कि ठीक है नीतियां कार्यक्रम उनके हैं, पार्टी जी वो मुख्यमंत्री हैं, नीतियां कार्यक्रम वो उनके हैं, जो वो फैसला करेंगे उसको कैबिनेट को इम्प्लीमेंट करना है। जी और वो हम कर रहे हैं। और बाकी जहाँ तक कुछ लोगों का ये कहना है कि इन्होंने ये बोलते नहीं है, साइलेंसर लगा दिया, अपना कर दिया, बहुत मैं बातें सुन रहा हूँ लोगों की कि जी ये बोला था, आपने बोला था, ये इसने बोला था, या ट्रोल आर्मी आप देखते हैं। तो क्रेडिबिलिटी हमारी भी स्टेक पे है। जी ये नहीं है कि सरकार सरकार ठीक है चलाना एक वो है, लेकिन ओहदे के साथ साथ क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे है। तो उस क्रेडिबिलिटी को कायम रखने के लिए जो भी मुझे करना होगा विद इन गवर्नमेंट मैं करूँगा। जी इंट्रो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि सियासत पे आप बहुत शायरी करते हो, तो जाते जाते अपनी पत्नी के लिए एक प्यारी सी एक शायरी। अब तो अ, ऐसा है कि अ, कुदरत ने ही जो है, ईश्वर ने ही साइलेंस दे दिया जीवन में। जी तो अब इसलिए जो है सारा जीवन जीवन की शैली बदल गई है, जीवन की सोच बदल गई है। तो ये सब बातें अब बीते दिनों की हो गई हैं जब ये हुआ करते थे। और अब मैं बहुत किताबें पढ़ी हैं मैंने, जी बहुत राइटर्स को मैंने पढ़ा है, जी और बहुत शायरों को मैंने पढ़ा है। जी और अब भी मैं बहुत पढ़ने का मेरा बहुत बड़ा शौक है। बहुत बड़ा है। कहीं जाता हूँ मैं किताबें खरीदता हूँ, और कोई मेरे को गिफ्ट भी लाता है, वो किताबें लाते हैं, अच्छा तो मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। तो लेखन में जो है हमारा दिल लगा रहता है, पढ़ने में दिल लगा रहता है। अखबारें अखबारें पढ़ लेता हूँ, लोग काफ़ी अखबारें छोड़ गए हैं, लेकिन मैं अखबारें पढ़ता हूँ। है और तो इसलिए लेकिन जीवन में बदलाव हुआ है समय के साथ साथ। एक बहुत ही ऐसे दौर से निकलने की वजह से, लेकिन मैं लोगों ने बहुत साथ दिया। अभी मेरी बहुत साथ डेथ दिया। के बाद या इवन मेरी बेटी की शादी में हम्म, सैकड़ों महिलाओं ने माँ की भूमिका निभाई। जी इन्होंने उसके सब जो शौक थे जो किए जाने चाहिए थे, उन सबको उन्होंने आके जो है उसका साथ दिया। तो मैं तो इसलिए आपको बताया कि एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ। तो ये साजिशें षड्यंत्र मेरे जीवन से कोसों कोसों दूर है। जी जी लेकिन ये ज़रूर है कि मैं जहाँ इंटरव्यू में जाता हूँ, वहाँ कोशिश होती है कि मेरे मेरे को मेरे कंधे पे ही बात हो। ये संभव नहीं है। चलो आपने हर सवाल का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया सर, और ये सार्थक चर्चा जो थी बड़ी खूबसूरत मोड़ तक पहुंची। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।